Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting again with a very interesting topic. अगर आप इसे पूरी इंटरेस्टिंग तौर पर पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंगली आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में. दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ आर्टिकल 19. इस आर्टिकल में हम आर्टिकल 19 के क्या सब ग्रुप्स थे, क्या सब ग्रुप है आर्टिकल 19 में, ABCDEFG सब देखेंगे. सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, सबके डिटेल मीनिंग देखेंगे, क्या कहता है ईच एंड एवरी राइट जो कि सिटीजन्स को दिया गया है. और शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने जो समिट ऑर्गेनाइज़ किया है, दैट इज़ अनअकैडमी समिट 2020, जो कि हिंदू ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर तो इसमें आपको 50+ स्पीकर्स 3 दिन के लिए सुनने को मिल सकते हैं, है ना दोस्तों. लेजेंडरी है लाइक डॉक्टर शशि थरूर सर, डॉक्टर किरण बेदी, कपिल देव, श्री प्रणब मुखर्जी सर, जयराम रमेश, राजकुमार राव. ऐसे आपको इनका मोटिवेशन क्या होता है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी है, एक तौर पर आपको मोटिवेशन मिल सकता है, एक तौर पर आपको ऊर्जा मिल सकती है पढ़ाई करने की अगर आप इनको सुनते हैं. तो आप अगर रजिस्टर नहीं किया हो तो आप रजिस्टर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको. और ये पूरा इकोनॉमिकल है, मीन्स ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाएं, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला. आप रजिस्टर करें. तो इसमें IAPS, IFS, IAS ऑफिसर्स के भी आपको सुनने को मिलेंगे, उनके क्या स्ट्रेटेजी थे, उनके क्या एनालिसिस थे, उनके क्या कैसे उन्होंने पेपर लिया, क्या इनके एक्सपीरियंस थे, है ना दोस्तों. तो रजिस्टर करिए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है. और अनअकैडमी ने 3 मेगा बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट्स 22 जून UPSC CSE 2020-21 ये जो कोर्स है वो लॉन्च किया है. इनके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए, 24 मंथ पर आप सेव कर सकते हैं 67%, जो कि बड़ा ही इकोनॉमिकल है. और आप UPS CYT ये प्रोमो कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट इमीडिएटली पा सकते हैं दोस्तों. तो UPS CYT ये प्रोमो कोड यूज़ कर लो, आप 10% आपको इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आपको कोई तकलीफ़ होती हो प्रोमो कोड यूज़ करने में तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना दोस्तों. आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लो, आपको एज ए गाइडेंस सब बता दिया जाएगा कैसे प्रोमो कोड यूज़ करना है और कैसे सब्सक्रिप्शन प्लान आपको ख़रीदने हैं, कैसे सब्सक्राइब करना है कोर्सेज़ को. और 12 मंथ पर आपको सेव कर सकते हैं आप 54%, है ना दोस्तों. और प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करिए, दैट इज़ 10% आपको ऑफ मिल जाएगा इमीडिएटली. और अनअकैडमी UPSC चैम्पियनशिप जो अनअकैडमी ने फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ की है, दैट इज़ 7 जून और 21 जून को हेल्ड होने 7 जून और 21 जून को आप अगर दे सकते हो, आपको देना है तो फ्री मॉक टेस्ट है. आपको रिवीजन भी हो जाएंगे आपकी और आपको प्रैक्टिस भी बहुत मिल जाएंगी इससे. तो लाइक टॉप एजुकेटर्स है लाइक राकेश वर्मा सर, मुन्नार पटेल सर, अतीश माथुर सर, ये आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपको इनसे सीखने को भी मिल सकता है. तो एनरोल नाउ फॉर फ्री, क्योंकि एनरोलमेंट फ्री है. आप एनरोल करिए कोर्सेज़ को और प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करिए. अगर प्रोमो कोड में कुछ दिक्कत होती हो तो आपको व्हाट्सएप और आप कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है ना दोस्तों. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया, किस टॉपिक को डिस्कस किया, किस टॉपिक की हमने स्टडी की डिटेल. तो चलिए वो पहले रिवाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी भी रिवीजन हो जाएंगी. तो प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 12 to 18 देखा, दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी. डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखें आर्टिकल्स के, कैसे आपको स्ट्रेटेजी से पढ़ना है वो भी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है आपको, कैसे आपको ध्यान रखना है ईच एंड एवरी आर्टिकल बाय द क्लासिफिकेशन से. और मगना कार्टा ऑफ इंडिया भी देखा हमने, दैट इज़ 1215 में जो हुआ था. एंड USA भी देखा हमने. और ईच एंड एवरी हमने राइट टू इक्वालिटी कैसे राइट से उसके एक्सप्लेनेशन देखें, रेज 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे हमने राइट्स देखें. तो चलिए शुरू करते हैं. दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ आर्टिकल 19. अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 के सब ग्रुप्स क्या हैं, क्या आर्टिकल 19 के सब ग्रुप्स के क्या राइट्स है आर्टिकल 19 में, वो सब पढ़ेंगे, है ना दोस्तों. दैट इज़ A to G, ABCDEF एंड G ये आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे. नाउ 6 फ्रीडम. 6 फ्रीडम क्यों हमने यहाँ पॉइंट्स लिया है 6 फ्रीडम का. सबसे पहले क्या इसका मीनिंग है 6 फ्रीडम, है ना दोस्तों. किसे कहा जाता है 6 फ्रीडम.
तो चलिए देखते हैं। और आप अगर आपको कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हो तो आप हमें पॉइंट बता दीजिए, क्या कौन सा कंसेप्ट आपका इस पॉइंट में क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं और फिर हम अगले वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इस पर मेहनत करेंगे कि आपका स्कोर कैसे बढ़ा हो, आप प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस में आपका स्कोर कैसे बढ़ा हो, आप स्कोर कैसे करें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर डिस्क्रिप्शन की लिंक कहीं वर्क नहीं होती हो, कुछ प्रॉब्लम आता हो, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर दीजिए चैनल, और उस चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएंगे, दैट इज़ हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, पीपीटीज, जो कुछ है आपको सब मिल जाएगा। एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सब आपको मिल जाएगा, और पूरा डिटेल स्टडी कर आपको वो चैनल पर डाला जाएगा, क्या पीडीएफ है, क्या पीपीटीज हैं, सब सेंड किए जाएंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। आपके सब कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। अगर नहीं होते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में से 101% सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आप पढ़ाई करिए, मन लगा कर करिए। तो चलिए सिक्स फ्रीडम हमने क्यों ये पॉइंट लिया है यहाँ पर, सिक्स फ्रीडम क्या इसका मीनिंग है सिक्स फ्रीडम का। तो चलिए देखते हैं। ओरिजिनली देयर वेयर 7 राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 19, दैट इज़ A to G। मैंने आपको बताया ना कि इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 के राइट्स डिस्कस करने वाले हैं, है ना दोस्तों। दैट इज़ A B C D E F and G, ये राइट्स इतने हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है ईच एंड एवरी राइट का मीनिंग, क्या है, सिटीजन्स को क्या क्या राइट दिया गया है ये टॉपिक में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ आर्टिकल 19F जो है, आर्टिकल 19F राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी वॉज अबॉलिश्ड एंड नाउ बिकम ए लीगल राइट, दैट इज सिक्स फ्रीडम, है ना दोस्तों। अब आर्टिकल 19 में जो F जो सब ग्रुप हुआ था, आर्टिकल 19F है ना, जो राइट का सब ग्रुप है वो अबॉलिश किया गया आफ्टर द केशवानंदा भारती जजमेंट, है ना। आफ्टर द केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद ये आर्टिकल रिमूव किया गया, है ना दोस्तों। तो दैट इज आर्टिकल 19F क्या कहता है, इट इज राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद रिमूव किया गया। अब फिर लीगल राइट कितने बचे हैं दोस्तों, 6 फ्रीडम, दैट इज 6 लीगल राइट इज अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी सिटीजन्स, जो कि 6 फ्रीडम राइट्स अभी बचे हैं। तो इसलिए हमने 6 फ्रीडम इसे कहा है, दैट इज आर्टिकल 19 में जो राइट्स है, जो सब राइट्स है उसे 6 फ्रीडम कहा जाता है। तो पहले 7 प्रॉपर्टी हुआ करते थे, अब कितने प्रॉपर्टी है, अब सिर्फ 6 है, क्योंकि हमने केशवानंद भारती जजमेंट के बाद वो रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद हमें एक बात तो ध्यान आई, है ना दोस्तों, हमें एक बात तो ध्यान आई कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेबल। फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है, यू कैन चेंज, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, और इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। अब इस पर एक बहुत ही बड़ा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेबल, या यस फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेबल, व्हाई, बिकॉज इट कैन चेंज, इट कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन चेंज, है ना, यू कैन चेंज, यू कैन सब्ट्रैक्ट एट विथ रेफरेंस टू सिचुएशंस एंड कंडीशंस दैट टाइम। अब जब सिचुएशन कोई फेस करना पड़ती है हमको, कोई कंडीशंस, कोई प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, इट इज़ अमेंडेबल। सो इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, नो इट इज़ नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन नहीं है, ये समझ कर लो, है ना, ये कंसेप्ट आपके क्लियर कर लो। फंडामेंटल राइट्स इट इज़ अमेंडेबल, क्यों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन नहीं है, बिकॉज इट इज़ अमेंडेबल ना, यू कैन ऐड, यू कैन चेंज, यू कैन सब्ट्रैक्ट, है ना दोस्तों। इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, इट इज़ नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ए डॉक्ट्राइन, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये आप ध्यान रख लो। नाउ हमने तो किया अमेंड, है ना, तो हमने रिमूव किया आर्टिकल 19F, है ना, दैट इज राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, हमने रिमूव किया आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट विथ प्रियर टू 44th अमेंडमेंट 1948 एक्ट। तो हमने रिमूव किया विथ रिलेटेड टू 44th अमेंडमेंट 1948 एक्ट, है ना, विथ प्रियर टू 44th अमेंडमेंट 1948 एक्ट के साथ हमने वो रिमूव किया, है ना। तो इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो कि फंडामेंटल राइट्स जो है, इट इज़ नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना दोस्तों। इट इज़ अमेंडेबल, आप अमेंड कर सकते हो इसे, यू कैन चेंज, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, है ना, विथ रेफरेंस टू कंडीशंस, है ना। आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आप अगर कोई प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस होती है फंडामेंटल राइट्स में, है ना, तो यू कैन चेंज, इट इज़ यू कैन अमेंड, है ना, विथ रेफरेंस टू कंडीशंस एंड सिचुएशंस दैट टाइम,
है ना दोस्तों। तो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इसे, तो इस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में एज वेल एज इन मेंस में, कभी भी आ सकता है कि इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ए डॉक्टराइन। नहीं है, क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ अमेंडेबल, अमेंड होता है हर टाइम, इसमें चेंज करना पड़ता है ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं हम अभी एक एक करके इसमें सब ग्रुप्स, क्या राइट्स है, क्या 6 फ्रीडम्स है, क्या 6 फ्रीडम्स है, इसमें क्या क्या दिया गया है 6 फ्रीडम्स में, सिटीजन्स को क्या राइट दिए गए हैं, हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे और आपके सब कॉन्सेप्ट्स को पूरा करेंगे। अगर वीडियो में आप कहीं भी पॉइंट पर गुत्ते हो, आप कहीं भी पॉइंट पर ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कर लो। हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आर्टिकल 91A दैट इज़ जो है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कंट्रोवर्शियल जो होता है दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, जो कि आर्टिकल 91 में आर्टिकल 19A में आपको ये दिया गया है दैट इज़ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये पहला ही राइट है जो सिटीजन्स को दिया गया है। नाउ देखते हैं क्या क्या है आर्टिकल 91A में दैट इज़ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो चलिए, एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। अरे यहाँ तो एक गड़बड़ हो गई। आई होप यू नोटिस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तो एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। अब एवरी सिटीजन्स दिया है दोस्तों, है ना। द राइट इज़ अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, ये ध्यान में रख लो। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको समझ में आएगा। एवरी सिटीजन्स क्यों है, पर्सन क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज द राइट इज़ अवेलेबल टू ओनली द इंडियन सिटीजन ओनली, है ना। इंडियन सिटीजन्स के लिए ये राइट अवेलेबल है, नॉट फॉर द पर्सन, नॉट फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, जो कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये राइट अवेलेबल नहीं है दोस्तों। हाँ, तो अगर आप इंडिया में रहते हो विदाउट इंडियन सिटीजनशिप के, तो आपको ये राइट नहीं मिल सकते, दैट इज़ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या, आपको कौन से राइट नहीं मिल सकते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? चाहे किसी भी राइट्स हो, कौन से भी राइट्स हो, आपको तो नहीं मिल सकते। आर्टिकल 91A B C D E F G आपको कौन से राइट्स नहीं मिल सकते? इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ये राइट आपको मिल सकते हैं, दैट इज़ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। आपको सब राइट्स मिल जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप है। अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप नहीं है तो आपको कोई राइट्स नहीं मिल सकते। समझ में आया दोस्तों? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए, एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस इज व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स, है ना दोस्तों। अब कैसे एक्सप्रेस कर सकता है सिटीजन्स अपने व्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स? बाय वर्ड, पेंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मीन्स, है ना। अब अगर कर सकते हैं, आपको एक अधिकार दिया है आपका एक्सप्रेस ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का, आपके व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, है ना, आपके बिलीव्स एक्सप्रेस करने का, तो आप वर्ड से कर सकते हैं, पेंटिंग से कर सकते हैं, पिक्चरिंग से कर सकते हैं और एनी अदर मीन्स। और आप कौन सी भी चीज़ से आपका व्यूज़, आपके एक्सप्रेशन, आपके बिलीव्स आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अधिकार इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, नॉट ओनली पर्सन, इट इज़ ए गिवन टू द इंडियन सिटीजन, द राइट इज़ गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स। ये समझ कर लो दोस्तों, हाँ, द राइट इज़ गिवन टू द इंडियन सिटीजन्स ओनली। को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों? बाय वर्ड, पेंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मीन्स, और एनी अदर मीन्स, चाहे वो कुछ भी हो, आपको अधिकार दिया जा सकता है। आपको अधिकार दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना दोस्तों। यू कैन एक्सप्रेस व्यूज बाय वर्ड, पेंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मीन्स। समझ में आया दोस्तों? नाउ इम्प्लिसिट फ्रीडम प्रोसेस। अब अगर आपने एक बात यहाँ पर गौर की हो, नोटिस की हो, तो आपको समझ में आएगा इम्प्लिसिट फ्रीडम ऑफ प्रेस। व्हाट इज इम्प्लिसिट फ्रीडम ऑफ प्रेस? क्या है इम्प्लिसिट का मीनिंग? तो यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय वर्ड, पेंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मीन्स, है ना। बट यहाँ पर प्रेस दिया गया है क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है क्या? यू कैन एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशन, व्यूज़, बिलीव्स बाय प्रेस ऑल्सो। तो प्रेस का फ्रीडम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आपको प्रेस, फ्रीडम टू प्रेस वहाँ पर लिखा गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्या? नहीं लिखा हुआ है। बट
लिखा हुआ है ना, वर्ड, पेंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मीन्स, और एनी अदर मीन्स यू कैन फ्रीडम टू प्रेस, है ना, यू हैव राइट टू फ्रीडम टू प्रेस। तो इट इज़ ए इम्प्लिसिट फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। इम्प्लिसिट मीन्स ये हिडन मीनिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आप दे सकते हो, है ना, आपको फ्रीडम है प्रेस का भी, तो ये भी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप ये कन्फ्यूजन निकाल लो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस तो नहीं दिया गया है, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय वर्ड, पेंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मीन्स में यू हैव टू राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी ये राइट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज इम्प्लिसिट मीनिंग, जो कि इम्प्लिसिट मीनिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द आर्टिकल 19A फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि इम्प्लिसिट मीनिंग है, दैट इज हिडन मीनिंग है। इम्प्लिसिट मीनिंग हिडन मीनिंग है कि आपको फ्रीडम टू प्रेस भी दिया जाता है ना दोस्तों। नाउ सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, है ना, तो यहाँ पर सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में? दैट इज सिक्योरिटी, सोवरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, लाइक दिस, यू डोंट हर्ट, है ना, यू डोंट हर्ट लाइक पीपल, प्लेस, एवरीथिंग, ये सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है अंडर द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो आप ये राइट तो आपको मिलते ही है, दैट इज़ व्यूज़ एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के बाय वर्ड, पेंटिंग और पिक्चरिंग। तो उसके साथ साथ आपको ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान रखना है। तो क्या है सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? दैट इज सिक्योरिटी, सोवरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये आपको सर्टन ग्राउंड्स भी ध्यान रखने हैं, रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान रखने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको राइट्स मिल गया तो आप सब भूल जाएंगे, नहीं, आपको सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान रखने हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आ सकता है, बहुत ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, वो चैप्टर यहाँ से आता है ना दोस्तों। वो चैप्टर आर्टिकल 19 से आता है ना। आप अगर ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ोगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उस टाइम भी बोलूँगा और इस टाइम भी बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर उसको कनेक्ट है ना। तो आर्टिकल 19 इज कनेक्टेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज चैप्टर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो चैप्टर है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ते हैं। जब आप ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ोगे तो आपका स्कोर वहाँ पर 101% बढ़ेगा ही, और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ ले। तो ये चैप्टर कहाँ कनेक्ट होता है? आर्टिकल 19, दैट इज कनेक्टेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब क्यों कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है, तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, नो डाउट अबाउट इट। आपके सब कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, आप फिक्र ना करें, आप टेंशन ना लें। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज़ कनेक्टेड टू द आर्टिकल 19, है ना दोस्तों। ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ना चाहिए। जब ऐसे कनेक्टिविटी से आप पढ़ते हो तो आपका स्कोर वहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों। एज वेल एज प्रीलिम्स, इन मेंस एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन आपको ऐसा पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल ऐसा लगेगा अब अगर कनेक्टिविटी से पढ़ते हो। तो रटना मत, समझ कर लो, और कुछ कुछ चीज़ें रटना भी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि कुछ कुछ चीज़ें ना रटो, कुछ कुछ चीज़ें रटना भी चाहिए, बट कनेक्टिविटी से जब आप पढ़ते हो, एक अलग स्ट्रेटेजी से आप पढ़ते हो, तो आपका स्कोर वहाँ पर बढ़ता है ना दोस्तों। तो मैं यही बोलना पहले वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ कि आप कनेक्टिविटी से पढ़ो, कनेक्टिविटी से पढ़ो। तो ये कनेक्टिविटी से पढ़ो, मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ कनेक्ट करके आपको बताया है। अगर आप देखते हो, अगर आप नोटिस करते हो, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपका स्कोर बढ़ सकता है ना दोस्तों। तो सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है? सोवरिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन को भी आपको ध्यान रखना है राइट के साथ साथ भी, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे आर्टिकल 19B पे चलते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब क्या है फ्रीडम ऑफ असेंबली, क्या कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ असेंबली, है ना। एवरी सिटीजन्स इज असेंबल टू मार्चेस, प्रोसेशन, रैलीज। अब एवरी सिटीजन्स इज असेंबल टू मार्चेस, सिटीजन्स मीन्स यह कहा कि सिटीजन्स की बात चल रही है दोस्तों, दैट इज इंडियन सिटीजन्स। द राइट इज गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉर ऑल पर्सन्स, है ना। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, ये ध्यान में रखो, है ना। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर दो कि राइट इज अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन्स ओनली, है ना। एवरी सिटीजन्स इज असेंबल टू मार्चेस, प्रोसेशन, रैलीज। अब आप मार्चेस निकाल सकते हैं, प्रोसेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आपको भी राइट दिया जाता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब इंडिया में एक नया वर्ड है धरना, अनशन, तो आप अनशन भी कर सकते हैं, ये राइट भी आपको दिया गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली के द्वारा। फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली के तहत ये आपको भी दिया गया है कि यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज मार्चेस, प्रोसेशन, रैलीज, और धरना भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। तो धरना भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। अभी राइट तो आपको क्या क्या देता है? फ्रीडम
ऑफ असेंबली क्या क्या देता है आपको, टू मार्चेस, टू ऑर्गेनाइज मार्चेस, प्रोसेशन, रैलीज। आप रैलीज कर सकते हो, धरना कर सकते हो, मार्चेस कर सकते हो, प्रोसेशन कर सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते, द राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। ये राइट जो अधिकार है स्ट्राइक का वो नहीं देता। अगर आप ये सब कर सकते हो, रैलीज कर सकते हो, मार्चेस कर सकते हो, प्रोसेशन कर सकते हो और धरना भी कर सकते हो, बट आप बंद नहीं करवा सकते। अगर एक स्पेसिफिक एरिया अगर आपको बंद करना है तो ये अधिकार आपको दिया नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अधिकार आपको कहीं नहीं दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अधिकार आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप किसी भी एरिया को अगर बंद करना चाहते हैं तो आपको नहीं कर सकते। आपको एक सडन परमिशन लेना पड़ेंगे, फिर आप वहाँ पर स्ट्राइक बंद कर सकते हैं। बट ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये राइट आपको नहीं देता है, स्ट्राइक करने का राइट आपको नहीं मिलता है, तो ये ध्यान में रख लिए। अब आपको ये सब करना है तो कैसे करना है, आपको मार्चेस भी ऑर्गेनाइज करना है, आप मार्चेस भी कर सकते हो, आप धरना भी कर सकते हो, आप प्रोसेशन भी कर सकते हो, रैलीज भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आपको ये सब कैसे करना है, बाय पीसेबल, पीसफुल आपको करना है, शांततापूर्वक, शांतिपूर्वक आपको ये सब कैरिड आउट करना है। अगर ये राइट आपको दिया गया है तो पीसफुली आपको ये कैरिड आउट करना है ये सब आर्टिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ गए होंगे। नाउ अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है ना, पीसफुल तो करना है आपको, मार्चेस करना है, प्रोसेशन करना है, रैलीज करना है, तो राइट टू स्ट्राइक भी आपको नहीं मिलता। और ये सब कैरिड आउट आपको कैसे करना है, शांतिपूर्वक, पीसफुली करना है ना। आपको किसी भी आर्टिकल्स को वायलेट नहीं करना है एट द टाइम ऑफ मार्चेस, प्रोसेशन, रैलीज, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स इज़ नॉट अलाउड ऑल्सो, है ना। अब ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स मीन्स ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स। ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स आप एक कौन से भी रैलीज में नहीं कर सकते, मार्चेस में नहीं कर सकते, प्रोसेशंस में नहीं कर सकते। ये राइट भी आपको राइट टू स्ट्राइक के साथ भी नहीं दिया जा सकता। ये राइट भी आपको दिया नहीं है कि आप ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स, ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स करें। ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स ये आपको राइट्स दिया नहीं है कहीं, है ना। ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स, ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स, ये वर्ड ध्यान में रख लो। इसका मीनिंग है ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स, कि आप ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स कहीं मार्चेस में, प्रोसेशंस में, रैलीज में नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लो। अब ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स तो इट्स नॉट अलाउड, है ना। ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन इज़ नॉट अलाउड, है ना। बट यहाँ पर एक अलग तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, है ना, कि अभी जो सिख जो कम्युनिटी है, उनकी रैलीज निकलती है, उनकी पथ यात्रा जब निकलती है तो वो ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स करते हैं, है ना। जो कि ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स वो ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स जो कि दिखाते हैं, अपने तलवार दिखाते हैं और गन्स, वो जो कुछ होता है उनका वो दिखाते हैं। बट वो थ्रेटनिंग के वास्ते नहीं दिखाते ना, घबराने के वास्ते नहीं दिखाते ना। हाँ, जो आप मार्चेस ऑर्गेनाइज करते हो, प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करते हो, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपको थ्रेटनिंग ऑफ वुमन इज़ नॉट अलाउड ऑल्सो, थ्रेटनिंग ऑफ पीपल इज़ नॉट अलाउड ऑल्सो, एज वेल एज ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स इज़ नॉट अलाउड, है ना। ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स इज नॉट अलाउड। तो सिख कम्युनिटी तो ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन करते हैं, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा तो इनको क्यों नहीं रोका गया, बिकॉज ये तो उनके धर्म में लिखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको सेक्युलर माना गया है, सबको राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, सबके धर्मों को एक सोचा गया है, सबके धर्मों को एक अलग अलग अधिकार दिया गया है। तो आप अपने धर्म का अपने इससे कर सकते हो, दैट इज आर्टिकल 27, है ना। हम देखें तो आप खुद का इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। तो रिलीजन को यहाँ पर समान अधिकार दिया गया है। तो सिख कम्युनिटी जो ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स करते हैं, ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स करते हैं, तो वो थ्रेटनिंग एज ए पर्पस ऑफ थ्रेटन नहीं करते ना, लोगों को घबराने के वास्ते नहीं करते ना, है ना। इंसानों को घबराने के वास्ते थोड़ी करते हैं, है ना, इंसानों को थ्रेटन के वास्ते नहीं करते वो। तो इसीलिए उनको बाय द आर्टिकल 25 से आर्टिकल 25 के तहत ये उनको ये अधिकार दिया जाता है कि यू कैन ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स, यू कैन ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स एट द टाइम ऑफ, और किरपान भी इसे बोलते, जिसे बोलते वो किरपान की तो प्रार्थना करते हैं, है ना, सिख लोग। तो वो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि यू कैन ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स, यू कैन ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स एट योर रैलीज, प्रोसेशंस और मार्चेस। वो उनको छोड़ के आर्टिकल 25 के तहत उनको दिया गया है ना। तो उनको छोड़ के ये किसी भी रैलीज, मार्चेस, प्रोसेशंस में अलाउ नहीं है, और डिस्प्ले ऑफ वेपन्स भी अलाउ नहीं है, ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स भी अलाउ नहीं है, और थ्रेटनिंग ऑफ वुमन इज़ नॉट अलाउड ऑल्सो। ध्यान में रखना है आपको, ये सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ना। तो आप अगर देखेंगे आर्टिकल 19 में, तो जितने भी राइट्स हम देखेंगे अभी आगे, सब में सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ना। ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ो दोस्तों, ऐसे सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तो आप अलग अगर
सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन किसी भी आर्टिकल में पढ़ते हैं तो आप हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ तो सेम होता है ना, दैट इज सोवेरिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसे सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, तो आप इसे ध्यान में रखिए, है ना दोस्तों। नाउ सेक्शन 144 CRPC। अब ये सेक्शन 144 CRPC क्यों इंक्लूड किया गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली में, क्या है इसका मीनिंग, तो चलिए हम देखते हैं कि आप अगर सुनते हो कहीं कि यहाँ पर एक 144 धारा लगाई गई, इस ज़िले में 144 धारा लगाई गई, स्टेट में 144 धारा लगाई गई, आप कई न्यूज़ में सुनते हो ना 144 सेक्शन यहाँ पर लागू किया गया, वहाँ पर 144 सेक्शन लागू किया गया। तो क्यों भाई, क्यों करते हैं ऐसा स्टेट गवर्नमेंट, क्यों करती है ऐसा गवर्नमेंट? बिकॉज यू हैव सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ना, तुमको कोई सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। क्या है सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में था, वही सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो थ्रू करने हैं अलग अलग आर्टिकल्स में, है ना। यू हैव सिक्योरिटी, सोवरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसे सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए 144 सेक्शन धारा हमें लगानी पड़ती है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, है ना, एक सवाल बहुत ही अच्छा आ सकता है यहाँ पर कि 144 सेक्शन जो कि CRPC जो धारा है, इट इज़ वायलेटिंग द एक्ट, इट इज़ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ असेंबली, है ना। यह आ सकता है ना आपको, इट इज़ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ असेंबली, तो नो, इट इज़ नॉट वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ असेंबली, इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेजर, इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेजर, इट इज़ ए वैलिड प्रिवेंटिव ऑर्डर, जो कि वैलिड प्रिवेंटिव ऑर्डर है ना, जो कि लीगल ऑर्डर है। हाँ, कहीं भी आप धारा लगा सकते हो, लाइक कर्फ्यू, है ना, 144, आप समझ में आ रहा, होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज़ नॉट ए वायलेटिंग ए सच एक्ट्स, इट इज़ नॉट ए वायलेटिंग आर्टिकल 19, इट इज़ नॉट ए वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ असेंबली, नो, इट इज़ ए प्रिवेंटिव मेजर्स, इट इज़ ए प्रिवेंटिव ऑर्डर, वैलिड प्रिवेंटिव ऑर्डर, नॉट ओनली प्रिवेंटिव ऑर्डर, इट इज़ ए वैलिड प्रिवेंटिव ऑर्डर, है ना, इट इज़ ए लीगल प्रिवेंटिव ऑर्डर्स, है ना, ये ध्यान में रख लो। अगर आपको कई भी कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर होते हो तो आप कमेंट कीजिए, नो डाउट अबाउट इट। इट इज़ ए वैलिड प्रिवेंटिव ऑर्डर, जो कि 144 जो सेक्शन है, इट इज़ नॉट वायलेटिंग सच एक्ट्स, इट इज़ ए वैलिड प्रिवेंटिव ऑर्डर, ये ध्यान रखिए दोस्तों। नाउ अगला आर्टिकल 19C, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो चलिए देखते हैं। इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, है ना। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं लीगल बिजनेस, है ना, लीगल बिजनेस आप कर सकते हैं, है ना। इट इंक्लूड्स राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर आता है, ये ध्यान रखो, ये पॉइंट्स ध्यान रखो। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इट इज़ ए अंडर ए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपको वो अधिकार दिया गया है बाय द आर्टिकल 19। You can form your political parties, you can form your clubs, you can form your companies, you can form your partnership firms, जो कि partnership firms आप partnership business भी कर सकते हैं, सोसाइटी में ट्रेड यूनियन भी कर सकते हैं आप, एक्सेट्रा, ये आप राइट दिया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी अंडर दी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आता है, ये ध्यान रखिए। और आप क्लब्स भी आप बना सकते हैं, आप खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कौन सा भी हो। अब यहाँ पर आप बिज़नेस तो सब बना सकते हैं, यू कैन कंपनीज आप कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद की कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्टनरशिप फर्म्स, क्लब्स आप बना सकते हैं, है ना। आप खुद का एक प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं, बट आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, लाइक स्मगलिंग करना, द एंटी स्मगलिंग करना, माफिया, ऐसे आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। लाइक एंटी नेशनल जो है वो काम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। अगर ये वायलेट होता है, अगर आप स्मगलिंग या कुछ ऐसा प्रोफेशन शुरू करते हैं, अगर कंपनी आप डालते हैं लाइक स्मगलिंग की, तो इसको अब ये वायलेट एक्ट हो जाता है। जब आप कंपनी स्मगलिंग की या कुछ करते हो, इलीगल एक्ट, इलीगल बिजनेस करते हो, तो ये वायलेट के बाद एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट दिया गया है, दैट इज़ एक्ट 1962। द गवर्नमेंट शुड बी बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो एक्ट 1962 के तहत तो गवर्नमेंट बैन कर सकता है अगर आप इलीगल बिजनेस करते हैं, अगर आप स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं, अगर आप माफिया का बिजनेस करते हैं, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, है ना। तो इसके आर्टिकल 1962 के तहत आपको यहाँ पर बैन हो जाते हैं आप इलीगल बिजनेस के लिए। तो आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, ये कन्फ्यूजन दूर निकालो कि आप तो सबका बिजनेस करने के लिए हमको दिया गया राइट दिया गया है, तो फिर हम सब कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हम इलीगल बिजनेस भी कर सकते। नहीं, इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखो कि इलीगल बिजनेस
1962 के तहत इट इज़ वायलेटिंग द एक्ट। अगर वायलेट होता है एक्ट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो एक्ट के तहत 1962 गवर्नमेंट शुड बी बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट बैन करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जिसे कहते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है इसके तहत 1962 के तहत आप गवर्नमेंट शुड बी बैन दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस इलीगल बिजनेस। तो आपको इलीगल बिजनेस नहीं करना है, सब लीगल बिजनेस करना है। कोई एंटी नेशनल ऐसा बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश करना है आपको। सब नेशनल के हित में, जो नेशनल के हित में है, जो भारत के हित में है, वही आप बिजनेस कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए दोस्तों। नाउ सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सोवरिटी इंटीग्रेट ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना आपको, ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर लास्ट तक जो है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है ना, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन तक सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपको सेम है। ऐसे कनेक्टिविटी से आप पढ़ोगे तो आपका स्कोर बढ़ना ही बढ़ना है। तो सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन कौन थे? लाइक पब्लिक ऑर्डर्स, हाँ यू डोंट हैव पब्लिक ऑर्डर्स, और मोरालिटी, सिक्योरिटी, सोवरिटी एंड इंटीग्रेट ऑफ इंडिया। अब ये राइट्स के साथ साथ आपको ये सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखना है, सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन का भी पालन करना है ना। सिर्फ आप राइट्स को दिए गए आप ऐसा कुछ भी नहीं करिए, आप लिमिट में रहकर ये राइट्स को पूरा कीजिए। ये अधिकार आपको दिया गया है विथ रेफरेंस टू सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, है ना। सर्टन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपको दिया गया है, दैट इज द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरिटी, इंटीग्रेट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, ये सब आपको ध्यान रखना है, तभी आपको ये राइट्स आपको दिए जाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है? नाउ ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जो यहाँ पर बात हो रही है वो विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, है ना। जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है। जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया के अंदर की बात हो रही है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना। तो इंडिया के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इट इज़ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नाउ मिलिट्री एरिया, डिप्लोमेट्स एरिया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व विल नॉट कवर अंडर दिस फ्रीडम, है ना। अब ये फ्रीडम में क्या कवर नहीं होता, कौन से राइट्स कवर नहीं होते? दैट इज मिलिट्री एरिया। ये ध्यान से सुनो, ये ध्यान से आपके दिमाग में बिठा लो, कहीं फिट कर लो, रट लो इसे। मिलिट्री एरिया, डिप्लोमेट्स एरियाज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व विल नॉट कवर अंडर दिस फ्रीडम। ये जो पॉइंट्स है विल नॉट कवर अंडर दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना। ये ध्यान में रख लो। नाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैव 2 डायमेंशन, जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में 2 डायमेंशन है। तो कौन से 2 डायमेंशन है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। इंटरनल, इनसाइड द कंट्री। अब विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यहाँ बात हो रही है विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के तहत, है ना। आर्टिकल 19 के तहत ये जो इंटरनल है, इनसाइड द कंट्री, 2 डायमेंशन है आर्टिकल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के। ये ध्यान रख लो, समझ कर लो, एक तो परफेक्टली दिमाग में बिठा लो। इंटरनल, इनसाइड द कंट्री एक पहला डायमेंशन है, जो पर यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर डिस्कस हो गया, है ना। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में हमने डिस्कस कर लिया इंटरनल, इनसाइड द कंट्री, ये तो यहाँ पर पॉइंट कवर हो गया। और दूसरा एक्सटर्नल है ना। एक्सटर्नल है मूव आउटसाइड एंड कम बैक टू द कंट्री, मूव आउटसाइड एंड कम बैक टू द कंट्री। अब ये जो आर्टिकल है, ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये जब जब मनिका गांधी आर्टिकल 29, जो मनिका गांधी केस जो हम आर्टिकल 29 जब डिस्कस करेंगे, तो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वहाँ भी रिवाइज हो जाएगा। मैं वहाँ भी आपको रिवाइज करके दूंगा और रिकोगनाइज करके दूंगा व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, व्हाट इज़ इंटरनल इनसाइड द कंट्री, व्हाट इज़ एक्सटर्नल मूव आउटसाइड एंड कम बैक टू द कंट्री, विच 2 डायमेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वहाँ पर आपको क्लियर होगा जब हम मनिका गांधी केस आर्टिकल 29 देखेंगे। आर्टिकल 21 जब हम देखेंगे, जब आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब कुछ ध्यान आ जाएगा, है ना दोस्तों। नाउ एक्सटर्नल मूव आउटसाइड एंड कम बैक टू द कंट्री। अब जो है द फर्स्ट डायमेंशन इज कवर अंडर आर्टिकल 19 एंड सेकंड अंडर आर्टिकल 21। अब जो फर्स्ट डायमेंशन है ना दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन यहाँ पर कवर हो गया है विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पर है, तो विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है ना दोस्तों। तो फर्स्ट डायमेंशन इज कवर अंडर आर्टिकल 19, है, दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नाउ सेकेंड अंडर द आर्टिकल 21। मैंने बोला ना आपको, मनिका गांधी जब आर्टिकल 21 में हम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, व्हाट इज़ एक्सटर्नल मूव आउटसाइड एंड कम बैक टू द कंट्री, एंड इंटरनल तो इनसाइड द कंट्री। अब तो यहाँ पर तो क्लियर होगा, बट सडन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पर, किस किस रीजन को यहाँ पर विल नॉट कवर अंडर दिस फ्रीडम, किस किस रीजन को कवर नहीं किया है हमने। मिलिट्री एरिया है, डिप्लोमेट्स एरिया है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, विल नॉट कवर अंडर दिस फ्रीडम। ये फ्रीडम में हमने कवर नहीं किया है, ये ध्यान रखो दोस्तों, है ना दोस्तों। नाउ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस।
फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। अभी जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम डिस्कस करें, है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस रिलेट करता है एक दूसरे को, कनेक्ट करता है एक दूसरे को, करीब करीब सेम है ये फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये करीब करीब सेम है, बट कुछ डिफरेंस है। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि क्या डिफरेंस है, क्यों फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, है ना दोस्तों। तो एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंसेस, चलिए हम डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस है। एवरी सिटीजन इज फ्री टू रिसाइड एंड हैव अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट। अब एवरी सिटीजन इज फ्री टू रिसाइड, आप कहाँ भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, किसी भी स्टेट में जाकर सेटल हो सकते हो, विद इन द इंडिया, विद इन द कंट्री की बात नहीं चल रही है, विद इन द इंडिया की बात चल रही है, ये ध्यान में रख लो, है ना। एवरी सिटीजन मीन्स कौन से सिटीजन दोस्तों, इंडियन सिटीजन। अब एवरी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू रिसाइड एंड हैव अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट्स, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी आप खुद का घर ले सकते हो, कहीं भी आप खुद का एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो, लीगल बिजनेस, आप कहीं भी जाकर किसी भी कोने में जाकर किसी भी कंट्री में जाकर आप रह सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। दैट इज द डिफरेंस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, है ना। इंटरनल इनसाइड द कंट्री, है ना, तो इंटरनल इनसाइड द कंट्री में आप कहीं भी रिसाइड, यू कैन रिसाइड एंड हैव अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट्स, आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो रहे हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अब सम रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। तो क्या है रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से शुरू होता आ रहा है। दैट इज सिक्योरिटी, सोवरिटी, integrity of India, you don't hurt public place, you don't hurt public orders also. It's such a certain grounds of restriction है जो कि आपको राइट के साथ साथ भी ध्यान रखने हैं, है ना दोस्तों। दैट इज़ फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस कहते हैं। तो करीब सेम है। तो एक्सेप्ट क्यों क्या डिफरेंस है, दैट इज़ यू कैन फ्री टू रिसाइड एंड हैव अ प्लेस ऑफ सेटलमेंट, दैट इज़ इंटरनल इनसाइड द कंट्री विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दोस्तों चलिए आगे करते हैं दोस्तों। नाउ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, अब ये लास्ट हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। Now, every citizen is free to do any occupations and professions, है ना दोस्तों। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना, फ्रीडम प्रोफेशंस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपकी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग राइट लगेगा ये आपको, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस क्या है, एवरी सिटीजन, एवरी इंडियन सिटीजन, एवरी सिटीजन इज फ्री टू डू एनी ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। अभी फ्री टू डू इन ऑक्यूपेशन, आप कौन सा भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, आपके कौन सा भी प्रोफेशन कर सकते हो, अधिकार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, बात है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के द्वारा, है ना। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के तहत आपको ये आर्टिकल दिया जाता है, दैट इज एवरी सिटीजन इज फ्री टू डू इन ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। आप कौन सा भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, आपको जो चाहे आप कर सकते हो, आपको जो चाहे आप बिजनेस कर सकते हो, बट एंटी नेशनल छोड़कर और लीगल बिजनेस छोड़कर, है ना दोस्तों, ये ध्यान रख लो। तो ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, प्रोफेशन आप कर सकते हो, है ना। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि टेररिस्ट मुझे बनना है ये नहीं बोल सकते आप कि मुझे टेररिस्ट बनना है, ये मैं ऑक्यूपेशन करना चाहता हूँ, मुझे टेररिस्ट बनना है। तो आप एंटी नेशनल जो काम है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ आपको, एंटी नेशनल जो काम है आप नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आपको भी कहा है मैंने, और यहाँ पे अभी आपको कहता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये जो लिंक्ड है ईच अदर, है ना। तो एंटी नेशनल आप नहीं कर सकते काम, एंटी नेशनल का आप नहीं कर सकते, और जो कि देश के हित में है वही प्रोफेशन आप कर सकते हो, देश के हित में है वही ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, ये ध्यान रख लो। नाउ मोनोपोली, मोनोपोली किसे कहते हैं, क्या है मोनोपोली, तो हम चलिए देखेंगे। अभी मोनोपोली क्या होता है, क्या है मोनोपोली की ये डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके सब कंसेप्ट मोनोपोली के क्लियर हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आप समझो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, समझो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको बनाना है, या ऑक्यूपेशन आपको करना है बाय आर्टिकल 19। तो आपको दिया गया है ना, एवरी सिटीजन इज फ्री टू डू एनी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो मैंने कहा कि मुझे पावर प्लांट डालना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट डालना है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, मुझे अधिकार दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर प्लांट मुझे डालना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये पावर प्लांट आप नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट आपको खुद बोल सकती है कि आप ये नहीं डाल सकते, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को भी अधिकार दिया गया है। मैं क्या बोला आपको, एंटी नेशनल जो है आपको वो प्रोफेशंस नहीं करने हैं, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं डाल सकते आप। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है हमारा प्रोफेशन, तो हम नहीं कर सकते। कुछ राइट्स गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं,
दैट्स कॉल्ड मोनोपोली, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो मोनोपोली, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि इफ स्टेट वॉन्ट्स, स्टेट कैन मोनोपोलाइज द बिजनेस, है ना। इफ स्टेट वॉन्ट्स, स्टेट कैन मोनोपोलाइज द बिजनेस ऑफ सिटीजन्स। अब सिटीजन्स समझो, ये सिर्फ स्टेट को ही करना है, स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है ना। स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, तो स्टेट सिर्फ ये बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगी। एक सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड मोनोपोली के रूप में सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी आपको दिया जाता है कि आप अगर जो स्टेट को सही लगे वो बिज़नेस वो आप कर सकते हो, जो स्टेट को सही नहीं लगे, जो स्टेट को पसंद नहीं है, तो आप वो बिज़नेस नहीं कर सकते, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट आप नहीं डाल सकते। तो मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोनोपोली का अर्थ क्या, मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है। नाउ इफ़ स्टेट वांट्स, स्टेट कैन मोनोपोलाइज द बिजनेस ऑफ द सिटीजन्स। तो इफ़ स्टेट वांट्स, अब स्टेट जो कहता है कि हमें ये बिज़नेस नहीं करने देना चाहिए नागरिक को, है ना, इंडियन सिटीजन्स को ये बिज़नेस नहीं करने देना है, तो वो नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजन्स हमें नहीं करना है। तो ये ध्यान में रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोपोली, इसमें सवाल आ सकता है। द स्टेट कैन डू मोनोपोली, है ना, स्टेट कैन डू मोनोपोली। कह सकता है कि तुम, स्टेट कह सकता है कि तुम ये ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, तुम ये प्रोफेशन नहीं कर सकते, अगर स्टेट ना चाहे तो। मैं यही बोल रहा हूँ, यही मोनोपोली का है, यही मोनोपोली कर सकता है स्टेट। अगर स्टेट को चाहिए, अगर स्टेट कहता है कि आप ये बिज़नेस कर सकते हो तो आप करो, और स्टेट नहीं चाहता, स्टेट के फेवर में नहीं है वो बिज़नेस, आप समझो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं डाल सकते तो आप नहीं डाल सकते, है ना। इफ़ स्टेट वांट्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया ना, इफ़ स्टेट वांट्स, स्टेट कैन मोनोपोलाइज द बिजनेस ऑफ द सिटीजन्स, है ना, स्टेट कैन मोनोपोलाइज द बिजनेस। ये ध्यान में रख लो आप। आपको अगर ये वीडियो में कहीं भी आपको ऐसा लगा कि कोई डाउट्स हमारे क्लियर नहीं हुए, कुछ कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में पूरे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर सब मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और जो लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप रजिस्टर करिए अनअकैडमी समिट को भी। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।